हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एंसेंट हिस्ट्री का एक आप समझो कि लास्ट पार्ट है। ये बिकॉज मैंने लास्ट में क्यों रखा इसका आपको कारण पता चल जाएगा, क्योंकि देखो इससे पहले अगर जो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, अगर जो उनके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये संगम युग, ये जो संगम पीरियड रहा है, ये जो संगम एज रहा है, ये जो संगम काल रहा है, यह आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको जो भी चोल, चेर, सातवाहन, पांड्य, ये जितने भी राज्य थे, ये जितने भी साम्राज्य हुए, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया इसलिए पहले, क्योंकि अब आप जो समझोगे वो एकदम क्लियर समझोगे। मान लो अगर जो मैं आपको पहले ही बताता तो आपको प्रॉब्लम होती, बट यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अब एकदम क्लियर होने वाली हैं। तो इसलिए इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री। तो आप उसको भी, जैसा कि आपने एंसेंट हिस्ट्री के इस कोर्स को सपोर्ट किया, आई थिंक आप उसको भी ऐसा ही सपोर्ट करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संगम युग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है संगम एज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है कि अगर जो आप इस संगम युग के बारे में नहीं पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आप यूं ही छोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के बनते हैं। चाहे अगर जो हम बात करें स्टेट पीएससी की, या अगर जो हम बात करें यूपीएससी की, या किसी अदर एग्जाम की अगर जो हम बात करें, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं संगम युग से। ठीक है, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है आदित्य कुमार मिश्रा और मैं इस चैनल पर आपको पढ़ा रहा हूँ एंसेंट हिस्ट्री। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संगम युग के बारे में। और हाँ, एक बात और है कि अगर जो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप हमारा कोड स्टडी एस जरूर यूज़ करें, क्योंकि स्टडी ऐप यूज़ करेंगे तो आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन प्लस। तो आपको प्लस पे जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आप स्टडी IAS कोड यूज़ करना मत भूलें। और फिर आपको एक चीज़ और कि अगर जो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप स्टडी IAS ऑफिशियल सर्च करके वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। आप अगर जो कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप studias.aman@gmail.com पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं टीम को। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं संगम युग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संगम युग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है क्या कि दक्षिण भारत, जो यहाँ पे कृष्णा और जो तुंगभद्रा नदी है उसके दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र था, ठीक है, तो वह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको एक चीज यहाँ पे पता चली क्या, कि जो दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में जो स्थित क्षेत्र था, वहां पे ये संगम युग स्टार्ट हुआ। और लगभग 300 ईसा पूर्व से, आप ये चीज यहाँ पे गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ये यहाँ पे 300 ईस्वी है और ये यहाँ पे 300 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व और ईस्वी मैंने आपको बताया था। अगर जो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारा पहला लेक्चर देखो, जाके मैंने वहां पे आपको ईसा पूर्व और ईस्वी के बीच में बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस बताया हुआ है, तो आप जाकर के उसको देख लीजिए। ठीक है, इस अवधि के बीच में जो यहाँ पे हुआ उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया संगम काल। ठीक है, उसको संगम काल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें कि आखिर में संगम का अर्थ क्या है। संगम शब्द का अर्थ किन्हीं दो इकाइयों के मिलन से लिया जाता है। अब आप देखो, संगम से आपको एक चीज याद आती है, प्रयागराज। क्यों? क्योंकि प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम हो रहा है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। अब ऐसा सरस्वती नहीं लोग मानते हैं, वो एक अलग की चीज है, बट प्राचीन काल में वहां पे सरस्वती नदी का भी मिलन होता था, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? संगम। अब संगम क्षेत्र आप समझो, दो नदियों के मिलन जहाँ पे हो उसको बोलते हैं संगम। बट यहाँ पे संगम का क्या हुआ कि किन्हीं दो इकाइयों के मिलन से लिया गया शब्द कहलाता है संगम। अब इसी अर्थ में इतिहासकारों के मतानुसार संगम काल वास्तव में ईसा पूर्व पहली शताब्दी के अंत व दूसरी शताब्दी के मध्य काल को माना जाता है। यहाँ पे जो ईसा पूर्व की जो पहली शताब्दी है, ठीक है, उसके अंत से, और यहाँ पे जो दूसरी शताब्दी है उसके मध्य काल से माना जाता है। ठीक है, अब जबकि कुछ विद्वान इसे तीसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक के समय अवधि को मानते हैं। यानी कि यहाँ पे मतभेद रहा है कि कोई मान रहा है कि यहाँ पे जो संगम युग रहा है वह रहा है हमारा पहली शताब्दी के अंत से दूसरी शताब्दी के मध्यकाल तक, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे तीसरी शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक के समयावधि को मानते हैं। वस्तुतः दक्षिण भारत के तमिल साहित्य के संदर्भ में संगम काल शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि यह जो है उसी
साइड में हुआ जाके, तो वहाँ की जो लैंग्वेज रही हमारी तमिल रही, तमिलनाडु साइड वगैरह, चेन्नई वगैरह, ठीक है। यह तमिल प्रदेश दक्षिण में बहने वाली कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच के स्थान को कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां चेर, चोल और पांड्य, अब देखो यही बात आई, क्या बात आई कि चेर, चोल और पांड्य, ठीक है। तो चेर, चोल और पांड्य। अब सपोज डेट आप एक चीज रिमाइंड करो, जिन लोगों ने हमारे वीडियोस देखे हुए, बहुत ही अच्छी चीज है, चेर, चोल, पांड्य पे मैंने बना रखा है। लेकिन अब जिन लोगों ने नहीं देखे, अब उनको क्या भाई ये चेर, चोल, पांड्य क्या है, ये कौन से शासक थे, इसीलिए मैंने आपको ऐसे पहले बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे राज्यों पर शासन किया जाता था। इस प्रदेश में तमिल साहित्यकारों की नियमित गोष्ठियां और सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन सभाओं में तमिल प्रदेश के सभी कवि, लेखक व रचनाकार नियमित रूप से मिलकर विभिन्न विषयों पर साहित्यिक विचार विमर्श किया करते थे। इसी कारण भी इतिहासकार इस कालखंड को संगम काल कहते हैं, क्योंकि इस समय साहित्य जगत के सभी शीर्षस्थ रचनाकारों को आपस में मिलन अर्थात संगम हुआ करता था। देखो अब यहाँ पे जो रियलिटी है इस चीज की, संगम काल क्यों, क्योंकि आप जहां ज्यादातर इस चीज को पाओगे वो यही पाओगे कि जो हमारे लोग यहाँ पे रहे, जो हमारे इतिहासकार रहे, जो उनका जो एक मत निकला, ज्यादातर लोगों का मत यही निकला कि होता क्या था कि वहां पे तमिल कवियों, लेखक, रचनाकारों की एक सभा लगती थी, जिसको उस टाइम पे बोला जाता था संगम सभा, और इसी को नाम दे दिया गया क्या, संगम काल, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए ना, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही इजीली समझाया, ठीक है। आप चिंता मत करो, मैं इसको दोबारा भी आपके लिए बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। बट अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो संगम काल दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। तमिल साहित्य में संगम काल को स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर में भाई ये स्वर्णिम काल, इसको बोला तो गया, अब बट इसको क्यों बोला गया, इस चीज को भी हम लोग जान लेते हैं। देखो होता क्या है कि यहाँ पे संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था, यानी कि मिलन, जो संभवतः किन्हीं प्रमुखों या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। अब मान लो कि यहाँ पे अगर जो किसी प्रमुख या राजाओं के उसमें संरक्षण में नहीं आयोजित होता तो यहाँ पे उनके लिए तो प्रॉब्लम होती, बट ऐसा नहीं था, उन लोगों के द्वारा आयोजित किया जाता था। 8वीं सदी ईस्वी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। 8वीं सदी ईस्वी में 3 यहाँ पे संगमों का वर्णन मिलता है। क्या, कौन कौन सी? पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। जो यहाँ पे संगम हुआ, किसका किसका? तमिल कवियों, लेखकों, रचनाकारों का जो यहाँ पे संगम हुआ, वहां पे जो है पांड्य राजाओं द्वारा इनको एक शाही संरक्षण प्रदान किया गया। ये साहित्यकार रचनाएं द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। जो द्रविड़ साहित्य आप समझ रहे हो, जो द्रविड़ प्रदेश के लोग वहां पे थे, उनके द्वारा जो रचित यहाँ पे हुई रचनाएं दक्षिण के लोगों द्वारा, उनको बोला गया द्रविड़ साहित्य। और जो द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे वो जो है संगम साहित्य की रचनाओं में लिए जाते हैं, ठीक है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों, तमिल कवियों का समागम, यहाँ पे 3 संगमों का वर्णन बार बार किया जा रहा है, जिसमें मुचंगम, ठीक है, यहाँ पे मुचंगम, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे क्योंकि आप समझ रहे हो ना कौन कौन से शब्द है, मुचंगम कहा जाता था। माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत शामिल हुए थे। इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलाक्पयम, ठीक है, तोलाक्पयम ही उपलब्ध है। तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ था। इस संगम में अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों में महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। देखो यहाँ पे जो पहला संगम का नाम दिया गया उसको बोला गया मुचंगम, या मुचंगम आप नहीं उसको बोला ही, मतलब कि संगमों का जो भी यहाँ पे हुए उसको बोला गया मुचंगम। अब ऐसा माना जाता है कि जो प्रथम संगम हुआ वह मदुरै में हुआ था, और जो यहाँ पे तृतीय संगम हुआ वह भी मदुरै में हुआ, लेकिन जो यहाँ पे दूसरा संगम हुआ वह कहाँ हुआ? कपाटपुरम में, ठीक है। 3 संगम हुए, मदुरै, कपाटपुरम, मदुरै, कपाटपुरम, मदुरै। इस चीज को आप समझ गए ना, मदुरै, कपाटपुरम, मदुरै।
यहाँ पे 3 संगम हुए। जो पहला संगम हुआ उसके हम लोगों को साक्ष्य या ग्रंथ नहीं मिलते हैं, कोई इसका लेखनी हम लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन जो दूसरा यहाँ पे संगम हुआ उसका हम लोगों को लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं, वह तमिल व्याकरण है, ग्रंथ तोलाक्कप्पियम से हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे तीसरा हुआ उसके यानी कि जो मदुरै में हुए वहां से हम लोगों को साक्ष्य कुछ नहीं मिले हैं और कुछ मिले हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे संगम काल के रूप के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में संगम काल के कितने रूप हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर संगम काल को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें प्रथम, द्वितीय व तृतीय संगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संगम काल को कितने यहाँ पे कालों में बांटा गया है, तो यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम संगम की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम संगम की स्थापना मदुरै में हुई थी और इसे तत्कालीन 79, ठीक है, यहाँ पे जो है 89 पांड्य शासकों का संरक्षण उपलब्ध था। ठीक है, यहाँ पे जो तत्कालीन 89 पांड्य शासकों यानी कि 89, ठीक है, शासकों का संरक्षण उपलब्ध था। लेकिन इस संगम से संबंधित किसी प्रकार का विशेष साहित्य उपलब्ध नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 4400 वर्ष तक चलने के बाद मदुरै के समुद्र में समा जाने के कारण प्रथम संगम युग की समाप्ति हो गई, जो यहाँ पे 4400 वर्ष तक यहाँ पे चला। और फिर उसके बाद मदुरै के जो समुद्र यहाँ पे पड़ता है वहाँ पे ये जो है प्रथम संगम यहाँ पे समा जाता है। ठीक है, और इसकी जो है इसी के साथ समाप्ति हो जाती है। द्वितीय संगम की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 59 पांड्य शासकों द्वारा कपाटपुरम शहर में की गई थी। 48 समान सदस्यों वाले इस संगम के अध्यक्ष पद के लिए अगस्त्य और तोलाक्कपियर जैसे विद्वानों का चयन किया गया था। इस संगम की अवधि 3700 वर्ष मानी जाती है। इस संगम की जो अवधि हुई वह मानी जाती है 3700 वर्ष। ठीक है, और जो यहाँ पे अध्यक्ष के लिए विद्वान चुने गए वह कौन कौन से चुने गए? पहला तो अगस्त्य और तोलाक्कपियर। अगर तुम अगस्त्य के बारे में यहाँ पे बात करें तो जो तमिल भाषा का यहाँ पे उद्भव हुआ, जो तमिल भाषा यहाँ पे लाई गई अपने देश में क्या अपने विश्व में आप मानो पूरे ब्रह्मांड में, वह अगस्त्य मुनि जी के द्वारा ही लाई गई थी। उनको जो है गाइड किया था शिव जी ने, उन्हीं के द्वारा जो है अगस्त्य मुनि द्वारा यहाँ पे इसका उद्भव हुआ। और अगर तुम बात करें संस्कृत की तो माहेश्वर सूत्र द्वारा, ठीक है, माहेश्वर सूत्र द्वारा किससे निकले? शिव जी के डमरू से जो माहेश्वर सूत्र निकले वहां पे उनको जो है लाया गया। इन सारे टॉपिक्स को आप ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी छोटे पॉइंट्स भी आपके लिए जो है बड़े बन जाते हैं, तो इसलिए इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर तुम बात करें तृतीय संगम की तो इसकी स्थापना पुनः मदुरै राज्य में नक्कीरकर नाम के महाकवि के दिच्छता में की गई थी। इस अवधि में रचा गया तमिल साहित्य का कुछ अंश आज भी उपलब्ध है जो इस युग की पहचान बताता है। देखो अब होता क्या है कि जो यहाँ पे प्रथम जो संगम हुआ वह भी मदुरै में हुआ और उसके लोगों को साक्ष्य नहीं मिल रहे, वो मदुरै में समा गया जाके, जो वहाँ का समुद्र था वहाँ पे समा गया जाके, इसलिए उसके कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे। द्वितीय संगम की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 59 पांड्य शासकों द्वारा कपाटपुरम में शहर में की गई। ठीक है, तो इन सारे तथ्यों को समझते हुए आपको एक चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है। वो क्या है कि पहला संगम काल जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया। जो 2 संगम हुए वह हुए मदुरै में, जो 1 संगम हुआ वह हुआ कपाटपुरम में, जो द्वितीय संगम हुआ वह कपाटपुरम में हुआ। और इनके आपको अध्यक्ष भी याद रखने हैं, द्वितीय संगम के और जो हमारा तृतीय संगम है इनके ही हम लोगों को अध्यक्ष पता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम डिस्कस करें तो यहाँ पे जो संगम साहित्य है, अब इनके विवरण आखिर में कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं वो दे रहे हैं, यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम यह नहीं जानेंगे तो आप समझ क्या रहे हो फिर। ठीक है, संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। तमिल भाषा, मैंने आपको सारी चीजें तमिल भाषा के बारे में बताई। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में यहाँ पे तोलाक्कप्पियम, एत्तोत्के, पत्तुपातु, पादिनेकल्लकड़ुक्कु इत्यादि ग्रंथ तथा
शिल्पपादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि महाकाव्य शामिल है। देखो यहाँ पे आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको बनता है, बट आप इसको बार बार रिवाइज करोगे ना, आई थिंक आपको रिवाइज हो जाएगा। देखो मुझे भी बोलने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जबकि मैंने पढ़ रखा है, तब भी मुझे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि जब भी आप पढ़ो तो इन शब्दों को बार बार जब आप रटोगे ना, जैसे मान लीजिए अगर तुम बात करें तो पद निकल मुड़क आराम से आप बोल सकते हो, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत तो है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना। अब फिर अगर जो बात करें तो यहाँ पे जो है तोलाक्प्यम के लेखक तोलाक्प्यर, कितना सरल है, तोलाक्प्यम तोलाक्प्यर, ठीक है। तो जो यह द्वितीय संगम का उपलब्ध एक बात प्राचीनतम ग्रंथ है, द्वितीय संगम का आप याद रखिएगा, द्वितीय संगम का यहाँ पे तोलाक्प्यम, ठीक है, प्राचीन ग्रंथ है और यह व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। साथ ही यह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की भी जानकारी प्रदान करता है। इसी के साथ यह जो है हमारे जो उस टाइम के जो भी यहाँ पे चोल, चेर और पांड्य हुए, उनकी जो यहाँ पे आर्थिक और जो सामाजिक और जो यहाँ पे राजनीतिक स्थिति थी, उसके बारे में भी यहाँ पे विवरण हम लोगों को मिल रहा है। फिर अगर जो बात करें तो यहाँ पे अत्युत के अष्ट संग्रह एक संग्रह ग्रंथ है, यह तीसरे संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह। यहाँ पे आप बात करिएगा तो यहाँ पे एक बात ये बता रहे हैं कि अत्युतके जो है ये अष्ट संग्रह है और यह जो है सभी ग्रंथों का संग्रह है। तीसरे संगम के द्वारा हम लोगों को 8 ग्रंथों के संग्रह से मिलकर बना हुआ है। ये 8 ग्रंथ निम्नलिखित है। भाई बड़े इंपॉर्टेंट नाम है यार, और बड़े बोलने में प्रॉब्लम आती है। देखो, नड़िंदने, करुंथुके, एंड कुरनूर, पदित्रपत्तु, परिपादल, कलथोके, अहन्नारु, पुरन्नारु, ठीक है। तो इन सारे जो ग्रंथों का यहाँ पे मिला के जो बना जाके वह बना जाके क्या अत्युतके, ठीक है। फिर अगर जो बात करें तो यहाँ पे पत्तुपातु 10 गीत जिसको बोला गया, 10 कविताओं का संग्रह है। यह एक तृतीय संगम का दूसरा संग्रह ग्रंथ है। ये 10 कविताएं निम्नलिखित हैं। त्रिमुर्कात्रुपदे, नेडलवाड़े, पेरुम्पद्रुपदे, पत्तनपाले, पौरनरपदे, मधुरे कांची, सिरुपानात्रुपदे, मुल्यपातु, कुरंजपातु, मलेपदुकदाम। इन सारे जो कविताओं का जो रचना एक हुई, उनका जो संग्रह हुआ वह क्या बोला गया, पत्रुपातु, यानी कि 10 गीत। फिर अगर जो बात करें तो यहाँ पे पद ने किल्कुड़कु 18 कविताओं वाला एक आचार मूलक ग्रंथ है तथा यह तृतीय संगम साहित्य जो हुआ उससे संबंधित रखता है। इन 18 कविताओं में महत्वपूर्ण कविता तमिल के महान कवि और दार्शनिक यहाँ पे जो हुए तिवल्लूर, इनके द्वारा लिखित है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर जो बात करें तो इसे तमिल साहित्य का बाइबल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। शिल्पादिकारम इलांगोआदिगल द्वारा और मणिमेखले शीतले सतनार द्वारा लिखे गए महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। देखो, अब अगर जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि संगम साहित्य के टाइम पे राजनीतिक और आर्थिक दशा का विवरण करने वाले हम लोगों के पास साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो भाई यहाँ पे लिखने में तो प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, याद करेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। अब अगर जो और बात करें तो यहाँ पे जो है अन्य स्रोत कौन कौन से हैं, मैगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलेमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया हुआ है। अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख किया गया है। 8वीं सदी ईस्वी में यन्नार अनुरपोल के जो है अगपुरोल के भास की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो हम लोगों को अन्य विवरण दे रहे हैं वो मैगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलेमी जैसे जो यूनानी लेखकों ने जो है पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार के बारे में बताया। अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में डिस्कस हुआ है। कलिंग के खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख से हम लोगों को तमिल राज्य के बारे में वर्णन मिल रहा है। 8वीं सदी ईस्वी में जो है यन्नार अगरोप्रोल के जो भास की भूमिका है उसके हम लोगों को यहाँ पे तीनों संगमों के बारे में विवरण मिल रहा है।
अब अगर जो बात करें तो संगम काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में, तो संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है वह साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जाती है। जैसा कि मैंने आपको चोल भी पढ़ा रखा है, चेर भी पढ़ा रखा है और पांड्य भी पढ़ा रखा है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट जाओ वीडियोस में, देखो, सुनो, समझो, फिर रीड करो, फिर बुक से पढ़ो, सारी चीज़ें आप रिवाइज करोगे ना, सारी चीज़ें भाई होने वाली हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। स्टूडियोस आपके लिए है, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हम लोगों की आवाज़ आपके तक पहुँच रही है तो आप भी एक फ़र्ज़ निभाओ और लोगों तक पहुँचाओ। अब अगर जो बात करें तो यहाँ पे चेर राजवंश की बात करें, देखो, चेरों ने आधुनिक राज्य केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों तथा तमिलनाडु के कांगो क्षेत्र को नियंत्रित किया। उनकी जो राजधानी थी वाजी तथा पश्चिमी तट मसूरी और टोंडी के बंदरगाह उनके नियंत्रण में थे। चेरों के प्रतीक चिन्ह जो यहाँ पे थे धनुष बाण था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि चेर राजवंश का जो यहाँ पे प्रतीक चिन्ह था वह क्या था? धनुष और बाण। देखो, आज मुझे भी ये चीज पहली बार पता चल रही है, मुझे भी यह चीज पहली बार में पता चली है कि जो चेर राजवंश थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था धनुष और बाण। देखो, मैं आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी पीडीएफ्स ला रहा हूँ, जो चीज मुझे नहीं पता चल रही है वह भी मैं ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ आपके लिए। तो आप समझो इस चीज को और पढ़ो। ईसा की पहली शताब्दी के पुगलूर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। 3 क्या, मैंने आपको 4-5 पढ़ा रखी है। चेर राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के लाभ प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने ऑगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया। चेरों के सबसे महान राजा सेनगुट्टवन सेंगुट्टवन थे, जिन्हें लाल या अच्छे चेर भी कहा जाता था। जो यहाँ पे सेनगुट्टवन हुए हैं उनमें ने जो है चेर राज में पत्नी, जो इनकी पत्नी हुई, पूजा प्रारंभ की। यहाँ पे क्या था कि जो ये हुए सेनगुट्टवन, इन्होंने चेर राज्य में अपनी बात करो या किसी भी पत्नियों की बात करो तो उनकी पूजा प्रारंभ की थी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसे जो है कड़गी पूजा भी कहा गया। वहां पे तमिल में आई थिंक अब भी होती है, मुझे नहीं पता, बट शायद होती है। ठीक है, कड़गी पूजा जिसको बोला जाता है, यानी कि पत्नी पूजा। ठीक है, कड़गी पूजा। वह दक्षिण भारत में चीन में दूत भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। तो होता क्या कि जो यहाँ पे हुए सेनगुट्टवन, उन्होंने जो है भारत से, दक्षिण भारत से चीन में एक दूत भेजा और इस प्रकार वे पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने चीन में दक्षिण भारत की तरफ से दूत भेजा हुआ था। फिर अगर बात करें चोल की, तो यहाँ पे चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया। उनके शासन का जो मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिसके बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था, जिसे जो है कावेरी जो डेल्टा हुआ उसको जो है चोल मंडलम के नाम से भी जाना जाता था। इनकी राजधानी जो थी वह तिरुचिरापल्ली, जिनको उय्यरू बोला जाता था, शहर के पास थी। बाद में जो है करिकाल में, यानी कि कावेरी पत्तरम या पुहार नगर की स्थापना कर उसे जो है अपनी राजधानी बनाया गया। इनका जो प्रतीक चिन्ह था बाघ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतीक चिन्ह याद करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका क्या था? धनुष बाण, और इनका क्या था? बाघ। ठीक है, चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी थी। चोल राजाओं ने जो है राजा करिकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। पत्तनपाले में उनके जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। विभिन्न संगम साहित्य की कविताओं में वैण के युद्ध का उल्लेख किया जाता है। इस युद्ध में जो है करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया। करिकाल की सैन्य उपलब्धियों ने जो है उन्हें पूरे तमिल क्षेत्र का अधिपति बना दिया। करिकाल में जो है उन्होंने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया। करिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की, जिसको उन्होंने बाद में अपनी राजधानी बनाया। कावेरी पत्तनम और पुहार को जो है उन्होंने बाद में अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और यहाँ पे इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया था। 160 किलोमीटर लंबा बांध भी इन्होंने बनवाया था। किसके नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे। फिर हम बात करें तो पांड्य की, तो पांड्यों ने मदुरै में शासन किया। पांड्य राज्य जो है भारतीय जो प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। कोरक्कई इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो बंगाल की खाड़ी के साथ यहाँ पे थम्पर पारानी के संगम के पास स्थित थी। पांड्य वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वह था मछली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चेर का जो रहा यहाँ पे धनुष बाण, चोल का जो रहा यहाँ पे बाघ, और जो पांड्य का रहा वह रहा मछली।
उन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की। शासकों ने एक नियमित सेना बनाए रखी। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य धनी और समृद्ध था। पांडवों का उल्लेख जो है पहला उल्लेख मैगस्थनीज ने किया है। उन्होंने ये इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था, जहाँ पे मोतियां, समाज में विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता रहा। इस राज्य में जो है ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था। ईसा की शुरुआती शताब्दी में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ करते थे। ईसा की जो शुरुआती यहाँ पे शताब्दियां थी उनमें जो है पांड्य राजा वैदिक यज्ञ भी किया करते थे। कलभ्रष्ट नामक जनजाति के आक्रमण के साथ उनकी शक्ति का क्षय हुआ। नालीवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इस टाइम पे जो है संगम काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो संगम साहित्य में मिले प्रमाणों के अनुसार वैसे तो सामाजिक व्यवस्था में उसमें वर्ण विभाजन प्रथा नहीं थी, लेकिन समाज को 4 वर्गों में बांटा था। यहाँ पे जो है वर्ण विभाजन का यहाँ पे डिस्कस नहीं मिलता है जैसा कि हम लोगों को वैदिक काल में मिल रहा है, बट यहाँ पे जो है समाज को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पहला क्या था? पहला था अरसर, यानी कि जो राज परिवार से जुड़े व्यक्ति थे। फिर बैनिगर जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग था। फिर बल्लाल जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। फिर वेल्लार जो यहाँ पे कृषक समाज थे। वेल्लार बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जगहों पर यहाँ पे जो है इन लोगों का नाम आया है, तो वेल्लार यहाँ पे जो है कृषक समाज रहा है। इसके अलावा अगर जो हम बात करें तो केवल ब्राह्मण ही समाज में सम्मान पाने के अधिकारी थे और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का भी अधिकार था। समाज के जो यहाँ पे शेष व्यक्ति अपने अपने मूल प्रांत के नाम से जाने जाते थे। जो यहाँ पे जो लोगों की पहचान थी वह उनका प्रांत ही था। जैसे पर्वतीय इलाके वाले व्यक्ति यहाँ पे कुटिंजी, समुद्र किनारे वाले व्यक्ति नेडल के नाम से प्रसिद्ध थे। संगम काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था और संपन्न व्यक्तियों के घर पक्के और चूने से बने होते थे। संगम काल में जो है स्त्रियों को अशुभ व निम्न स्तर का दर्जा दिया जाता था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कभी कभी स्त्रियों की दशा पूछ ली जाती है। आई थिंक मैंने आपको आगे बताया हुई है कि यहाँ पे स्त्रियों, हाँ ये यहाँ पे मैंने आपको महिलाओं की स्थिति बताई है। मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सारी चीजें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्त्रियों का अशुभ व निम्न स्तर का दर्जा दिया जाता था। इन्हें संपत्ति में भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेती थी। ठीक है, विधवा होने पर नारकीय जीवन जीने से तो स्वेच्छा से सती होना ही पसंद करती थी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यह जो राज्य था यह चोल इसको बोला गया। आप यहाँ पे देखो, मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे जो है इसको कर लेता हूँ। ये देखो, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, तो यह जो है ये पूरा है चोल और फिर ये जो है पूरा चेर। ठीक है, ये आप इतना हटा दो, ये जो है पूरा चेर और ये पांडे, ये आपस में ही जुड़े थे। ठीक है, तो ये आपस, देखो चोल को यहाँ पे समुद्री व्यवस्था मिल रही है, चेर को यहाँ पे समुद्री व्यवस्था मिल रही है, पांड्य को भी यहाँ पे समुद्री व्यवस्था मिल रही है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मिल रहे थे, लेकिन जो चोल थे उन्होंने जो है इस पे अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर अब बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो है संगम राज्य व्यवस्था और प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे संगम का राज्य व्यवस्था कैसी थी, यहाँ का प्रशासन कैसा था। तो यहाँ पे जो है संगम काल के दौरान यहाँ पे वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था, यानी कि जो राजा का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। इस चीज का यहाँ पे वर्णन किया गया। संगम युग के प्रत्येक राजवंश के पास शाही प्रतीक था, जैसे चोलों के लिए बाघ, पांड्यों के लिए मछली और जो चेरों के लिए धनुष। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। पहला जो था यहाँ पे मंत्री, पुरोहित, दूत, सेनापति और गुप्तचर। तो मंत्री को यहाँ पे बोला जाता था अमित्यार, पुरोहित को बोला जाता था पोहित्यार, दूत को बोला जाता था दूतार और सेनापति को बोला जाता था सेनापतियार और गुप्तचर को बोला जाता था उर्रार। सैन्य प्रशासन का संचालन कुशलता पूर्वक जो है किया गया था। प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सेना जुड़ी थी। राज्य की आय का प्रमुख जो स्रोत था वह जो है भूमि के राजस्व से ही था, जबकि विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क भी लगाया गया था। युद्ध में यहाँ पे जो है लूटी गई संपत्ति को भी जो है यहाँ पे राजकोषीय जो है भाग में रख दिया जाता था। डकैती और तस्करी को रोकने के लिए सड़कों और राजमार्गों की उचित व्यवस्था को बनाए रखा गया था। संगम काल में राजा अपने सलाहकारों की मदद में जो है राजकाज का जो यहाँ पे काम संभालते थे। जब यहाँ पे होता क्या था कि जो सलाहकार इन्होंने डिसाइड किए थे उनके जो है सलाहकारों के साथ ही मिलकर यहाँ पे जो है राजकाज संभालते थे। इनके समूह सलाहकारों में पुरोहित, व्यापारी, ज्योतिषाचार्य और मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री हुआ करते थे।
इस समूह को पंचारक कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये शब्द पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स में ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहता है कि पंचारक से यहाँ पे क्या है, पंचारक का अर्थ क्या है। इसके साथ ही गुप्तचर भी राजा के शासन में मदद करते थे। राजा मुख्य न्यायाधीश के रूप में दंड देने का अधिकारी होता था। धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें तो संगम काल में ब्राह्मण को आदर व सम्मान दृष्टि से देखा जाता था। उनकी आय का मुख्य स्रोत जो है राजा से मिलने वाला दान ही होता था। वेदों का प्रचार प्रसार, नियमित यज्ञ करना और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों का नियमित आयोजन करना ब्राह्मण समाज का काम होता था, जैसा आजकल भी है। इस समय शिव, विष्णु, कृष्ण और बलराम आदि देव मुख्य पूजे जाने वाले देवता थे। यहाँ पे जो है शिव, विष्णु, कृष्ण और बलराम यहाँ पे अभी भी पूजे जा रहे हैं, ठीक है। आदिदेव मुख्य पूजे जाने वाले देवता थे। इस समय जो है दक्षिण भारत में मुरुगन सबसे प्रचलित देवता थे। किसान इंद्र के रूप में जो है मुरुडम की उपासना करते थे। इसके अलावा उस समय पशु बलि भी धार्मिक आयोजन का मुख्य हिस्सा होती थी, यानी कि पशु बलि दी जाती थी। संगम काल के जो है प्रमुख देवता यहाँ पे मुरुगन थे, जिन्हें तमिल भगवान के रूप में जाना जाता था। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती थी और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख किया गया। संगम काल के दौरान पूजे जाने वाले अन्य देवता मयोन यानी कि विष्णु, वंदन यानी कि इंद्र, कृष्ण, वरुण और कोरवाई थे। संगम काल में जो है नायक पाषाण काल की पूजा महत्वपूर्ण थी, जो युद्ध में योद्धाओं द्वारा दिखाए गए शौर्य की स्मृति के रूप में चिन्हित किए गए थे। यानी कि जो यहाँ पे युद्ध में वीर हो जाते थे, उनके द्वारा जो मतलब कि उनके योद्धाओं को शौर्य की स्मृति के रूप में चिन्हित किए गए पूजा को कहा जाता था। युग में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रसार दिखाई पड़ता है, यानी कि संगम युग में भी जो है यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अर्थव्यवस्था की रोज बात करें तो अर्थव्यवस्था यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। इस समय अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि ही आधारित थी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। भाई इंटरनेट से तो कोई यहाँ पे अर्निंग होने वाली है नहीं, तो कृषि व्यवस्था ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। चावल, राई, गन्ना और कपास की खेती मुख्य रूप से की जाती थी। सिंचाई के लिए नदी और तालाबों जैसे प्राकृतिक साधनों का उपयोग होता था। अगर तो बात करें तो कुल जो उपज का 1/6, जैसा कि हम लोगों ने जो मौर्य काल में भी देखा, हर जगह देखा, 1/6 ही भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता रहा है, जो राजा की आय का प्रमुख स्रोत था। इस कर को कराई कहा जाता था। कराई इस कर को कहा जाता था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शब्द, कराई कहा जाता था। इसके अलावा संपत्ति, बंदरगाह व लूटे गए धन पर भी जो है कर देने की व्यवस्था थी। सामंतों द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर और लूट के धन पर वसूले गए कर को दुराई कहा जाता था। मदुरै और उरप्पा कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा हाथी दांत की वस्तुओं का निर्माण, रस्सी बांटना, जहाज निर्माण, समुद्र में मोती निकालने का काम और सोने के आभूषण बनाना भी इस समय जो है आर्थिक व्यवस्था का एक यहाँ पे मजबूत करने वाले काम थे। कृषि मुख्य व्यवसाय था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और चावल सबसे आम फसल थी। हस्तकला से बुनाई, धातु के काम और बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण और यहाँ पे मोतियों, पत्थरों तथा हाथी दांत का उपयोग करके आभूषण बनाना शामिल था। संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक और बाहरी व्यापार था। आंतरिक और बाहरी व्यापार था। फिर अगर बात करें तो सूती और रेशमी कपड़ों की कताई एवं बुनाई, यहाँ पे जो है उच्च विशेषज्ञता थी। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उर्यूर या में से जो बने हुए सूती कपड़ों की बहुत मांग थी। पुहार शहर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया, क्योंकि कीमती सामान वाले बड़े जहाज इस बंदरगाह में प्रवेश करते थे। वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह टोंडी, जिसपे जो है चोल लोगों का ज्यादातर अधिकार रहा, मसूरी, कोरक्कई, अरिकमेडु और यहाँ पे मरक्कनम, ऑगस्टस, टाइबेरियस और नीरो जैसे रोमन सम्राटों द्वारा किए गए कई सोने और चांदी के सिक्के तमिलनाडु के सभी हिस्सों में पाए गए हैं, जो समृद्ध व्यापार का संकेत देते हैं। संगम युग के प्रमुख निर्यात में सूती कपड़े यहाँ पे निर्यात होते थे और मसाले जैसे काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी और हल्दी के साथ साथ हाथी दांत के उत्पाद, मोती और बहुमूल्य रत्न आदि प्रमुख थे। व्यापारियों द्वारा यहाँ पे आयातित वस्तु में घोड़ा, सोना, चांदी और मीठी शराब आदि प्रमुख थे, ठीक है। तो मीठी शराब, सोना, चांदी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि संगम युग के दौरान महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो संगम युग के दौरान की महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए संगम साहित्य में काफी जानकारी उपलब्ध है। महिलाओं की सम्मान किया जाता था और उन्हें बौद्धिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं थी। अब्यार, नेच्चिलियर और काकई पड्डिन्यार जैसी महिलाएं कवित्री थी, जिन्होंने तमिल साहित्य में उत्कर्ष योगदान दिया। महिलाओं को अपने जो है जीवन साथी चुनने की अनुमति थी, लेकिन विधवाओं का जीवन दयनीय था। समाज में उच्च स्तर पर सती प्रथा का प्रचलन का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे सती प्रथा का यहाँ पे उल्लेख मिल रहा है। संगम युग के अंत की अगर बात करें तो 3री शताब्दी के अंत तक संगम काल धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर होता गया और 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच
यहाँ पे जो है कालभ्रष्ट में तमिल देश पर कब्जा कर लिया था। इस अवधि के पहले इतिहासकारों द्वारा एक अंतरिम या अंधकार युग कहा गया था। मतलब कि इस अवधि के पहले के इतिहासकारों द्वारा एक अंतरिम या अंधकार युग कहा गया था। तो अंधकार युग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले से जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो संगम एज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पे क्या है कि संगम का अर्थ क्या है कि दो इकाइयों का मिलन, और जो इसका काल रहा है वह क्या रहा है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच। ठीक है, संगम काल दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम काल भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बताई। संगम साहित्य जानने के स्रोत यहाँ पे क्या है, तोलाकाप्यम और तोलाखिपर द्वारा एक्तोक पत्नाथ पादिकलकणुक जो है इसके यहाँ पे है। तो यहाँ पे 3 संगम हुए, प्रथम द्वितीय और तृतीय, मदुरै और ये जो कपाटपुरम और यहाँ पे मदुरै। अन्य जो है अशोक के अभिलेख हम लोग को मिलते हैं, मैगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलेमी जैसे अन्य यूनानी लेखकों के भी जो है यहाँ पे हम लोगों को उल्लेख मिल रहे हैं। खारवेल के भी हम लोगों को, हाथी गुम्फा अभिलेख से हम लोगों को, यहाँ पे शिलालेख से हम लोगों को तमिल राज्य के बारे में विवरण मिल रहा है। यहाँ पे जो है अगर जो बात करें तो चोल हुए हैं, पांड्य हुए हैं और यहाँ पे चेर हुए हैं। ठीक है, फिर जो बात करें तो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पे जो है अरसर, बेनिगर, बल्लाल, बेल्लार, ठीक है, चोल ये हुआ, चेर हुआ, पांड्य हुआ। ठीक है, तो इन सही चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे आज देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और स्टडी एस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, और इसको वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, आप जा करके देख सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी जो भी मैंने आपको यहाँ पे कोर्सेज पढ़ाए हुए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में।